हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट इन्फ्लेशन और उसके जिस तरह मैंने अपनी कुछ एक दो वीडियोस में बात की थी कि इन्फ्लेशन के रिज़ल्ट्स क्या हैं और इन्फ्लेशन एग्जैक्टली कितनी आई है जितनी वो प्रेडिक्टेड थी। और उसके साथ आज हम बात करेंगे कि ओवरऑल ग्लोबल लिक्विडिटी की क्या कंडीशन है और साथ साथ हम CFTC के न्यू चेयरपर्सन के बारे में बात करेंगे जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किए हैं। बट बिफोर आई मूव अहेड आई हैव अ रिक्वेस्ट टू मेक टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, लीव अ लाइक, सब्सक्राइब एंड साथ में कमेंट भी कर दिया करो। सो लेट्स वॉक इन टू द वीडियो। तो अब हम बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन इज़ एक्चुअली द मोर सप्लाई ऑफ मनी, या किसी भी गवर्नमेंट में अगर इन्फ्लेशन या मनी सप्लाई ज़्यादा हो तो हम उस कंडीशन को इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसके रिज़ल्ट में किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो है वो डेली कमोडिटी जो होती हैं या जो ग्रॉसरीज होती हैं या जो डेली कंज्यूमर गुड्स होती हैं उनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में जो है हमेशा हर मंथ जो है वो फेडरल रिज़र्व जो उनका बैंक है या जो एक इंस्टीट्यूशन है वो हर मंथ में कुछ नंबर्स या कुछ परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो बताता है और इसकी प्रेडिक्शन भी होती है। तो आपके सामने होगा कि जी ये कोबेसी लेटर का आया है कि उन्होंने जो है प्रेडिक्ट किया था कि इट शुड बी ऑफ 2.9%, बट इन्फ्लेशन जो है वो 3% आई है, यानी 0.10% जो है वो थोड़ी ज़्यादा आई है। अब इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन क्योंकि ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि द गवर्नमेंट विल स्टार्ट टू टैकल इट इन टू देयर ओन वेज, वो किसी तरह भी इसको कम्बैट करने की कोशिश करेंगे। बट क्या सिचुएशन इतनी बुरी है? वेल, इफ़ आई गो इनटू दोज डिटेल्स तो सिचुएशन अभी इतनी बुरी नहीं है, बिकॉज लुक्स लाइक मार्केट जो है अभी भी इस इन्फ्लेशन को लेके इतनी नेगेटिव नहीं है एंड पीपल आर स्टिल थिंकिंग कि हाँ वी आर स्टिल मूविंग इनटू द राइट डायरेक्शन। और वो क्यों है मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, बट बिफोर दैट आई हैव टू मेक अनदर न्यूज़ और डिस्कस दिस न्यूज़ विद यू गाइस कि 2025 में जो है वो रेट कट्स आए हैं, यानी रेट कट्स के जो है वो अक्टूबर में इंटरेस्ट रेट कट्स जो थे वो डिफरेंट थे और अब के रेट कट्स डिफरेंट हैं। इसका इफेक्ट एक्चुअली इस तरह से आया है कि जो मार्केट थी उसमें जो ट्रेडर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इस न्यूज़ से थोड़ा सा ज़रा देवर टर्बुलेंट, और उसके बाद उन्होंने जो है मार्केट में थोड़ा सा क्रैश आया, थोड़ी सी जो प्राइस ऑफ बिटकॉइन थी और जो स्टॉक मार्केट थी उसकी प्राइसेस में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। बट ये जो डिक्लाइन है ये शॉर्ट टर्म है, इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा रीबाउंड हुई है मार्केट और यहाँ से हम अप जाने की तरफ चांसेस ज़्यादा हैं। थोड़ा सा स्लिंग शॉट लग सकता है, थोड़ा सा मार्केट नीचे को आ सकती है, वो इस तरह से आ सकती है बिकॉज ऑलरेडी इन्फ्लेशन डाटा आ चुका है और अभी एक दो डाटाज और आने हैं, तो उसके बाद भी हमारे सामने काफ़ी सारे स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स के बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि अभी भी हमारे पास इन्फ्लेशन डाटा के साथ साथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डाटा जो है और तरह के डाटास भी जो हैं वो भी मौजूद नहीं हैं। तो इंटरेस्ट रेट तो ऑफ कोर्स अब ज़्यादा हो सकता है, बट अगेन गवर्नमेंट इसकी तरफ नहीं बात कर रही। वाई? बिकॉज अभी जो है सिचुएशन इज़ नॉट वर्स दैट, इतनी बुरी नहीं है जितनी मैंने आपको बताया भी था कि जितनी जो है प्रेडिक्टेड है। जब भी किसी भी गवर्नमेंट या इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ के इंटरेस्ट रेट्स या जो लोन के लिए इंटरेस्ट रेट्स होते हैं जो बैंक्स को डिफ़ाइन किए जाते हैं या दिए जाते हैं, इशू किए जाते हैं, वो हमेशा थोड़े ज़्यादा होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन ना ले सकें। बट गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका या USA ये नहीं करना चाह रहे, और वो इसलिए नहीं करना चाह रहे बिकॉज़ ये सिचुएशन तब की जाती है या ये अप्रोच तब अडॉप्ट की जाती है जब सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी बहुत बुरी होती है, यानी कि जब इकोनॉमी की कंडीशन बहुत ख़राब होती है। सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन के अंदर क्वांटिटेटिव ईजिंग, यानी इस प्रोसेस को क्वांटिटेटिव ईजिंग कहा जाता है इकोनॉमी के टर्म्स के अंदर। तो इकोनॉमी के टर्म्स के मुताबिक क्वांटिटेटिव ईजिंग नहीं की जा रही अभी। वाई? बिकॉज अभी भी मार्केट में पॉजिटिविटी है और जो है इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स जो है डिक्लाइन नहीं होंगे या जो है इंक्रीज़ नहीं होंगे, उसको आप गवर्नमेंट जो है वो बैंक्स को नहीं कह रही। और तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो है इसका इम्पैक्ट क्या होगा? वेल, अगर लोगों के पास ओवरऑल ग्लोबल M2 सप्लाई कम हुई है, जिसके बारे में मैंने अपनी कल की वीडियो में बात की थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा और ऊपर आई बटन में भी मैं मेंशन कर दूंगी। उसके अंदर मैंने ये बात की थी कि अगर अगर ग्लोबली क्रिप्टो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स नहीं हैं तो रीज़न यही होती हैं कि लोगों के पास मनी सप्लाई थोड़ी है, दे डोंट हैव इनफ मनी टू स्पेंड और बाय मोर बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज। तो इसका मतलब ये है कि इसको टैकल कैसे किया जाए? इसको टैकल ऐसे किया जाएगा कि US की जो गवर्नमेंट है वो इसके बारे में अभी तो कुछ नहीं करेगी, वो इंटरेस्ट रेट्स जो है बढ़ाएगी नहीं, बिकॉज़ ये एक स्वेयर कंडीशन और आफ्टर
और जो है बहुत ही स्वेयर कंडीशन के बाद इस तरह की अप्रोच या इस तरह की मेथड को अप्लाई किया जाता है। तो जितनी और इकोनॉमीज़ हैं जैसे कनाडा हो जाए, चाइना हो जाए या ऑस्ट्रेलिया हो जाए, वो कंट्रीज़ जो हैं इसको अपनी इंटरेस्ट रेट्स जो है वो डिक्रीज़ करके मनी सप्लाई इंक्रीज़ करेंगी, यानी M2 सप्लाई, मनी सप्लाई, टोटल कैश इन पीपल्स हैंड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ओपन मार्केट में जो कैश होता है वो इंक्रीज़ इस तरह होगा कि जब इंटरेस्ट रेट्स बाकी कंट्रीज़ थोड़े कर देंगी एंड पीपल विल हैव दिस टाइप ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक्स ऑन ईजियर लोन्स, यानी कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा होने से उनको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा एंड दे विल बी एबल टू गेट दैट कैश इन देयर हैंड। सो वो स्पेंड करेंगे उसको क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर। आपके सामने स्क्रीन पे है जी एक ट्वीट है कि एक्चुअली ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि यूएस इकोनॉमी अभी इतने बुरे टाइम पे नहीं है, ये एक मोन्यूमेंटल शिफ्ट है, यहाँ से मार्केट में बूम आने के चांसेस हैं, क्योंकि जो ट्रू फंडामेंटल्स हैं वो यही कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी हाई है और एक हेल्दियर वर्ल्ड की तरफ हम मूव कर रहे हैं, स्टैग्नेशन नहीं है और उसके साथ साथ क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है वो नहीं अप्लाई की जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई की जाएगी अगर सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी बहुत वर्स्ट होती है। उसके साथ साथ जो है वो ये प्रेडिक्टेड था कि इस साल की जो इन्फ्लेशन डाटा होगा, जो ईयरली इन्फ्लेशन डाटा है वो जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही आना था, बिकॉज़ लास्ट ईयर ये जो है इन्फ्लेशन डाटा थोड़ा सा ज़्यादा था। तो उसके कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो आपके सामने स्क्रीन पे जो है ये एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम ट्रूफ्लेशन है। ये बहुत ही एक्यूरेट रियल टाइम इन्फ्लेशन डाटा को जो है वो बताता है और इनके मुताबिक जो है इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं है, ये भी थोड़ी है। तो दैट इज़ वाई एकदम से इतने रेडिकल स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे बाय द यूएस इकोनॉमी एंड और बाय द यूएस गवर्नमेंट। तो अब इसका हम रिलेट कर लेते हैं कि ग्लोबल लिक्विडिटी पे क्या फ़ायदा होगा या उससे क्या जो है इसके ऊपर असरात आएंगे। तो उसके ऊपर असरात जो हैं या जिसके ऊपर इफ़ेक्ट्स हैं वो ये आएंगे कि ग्लोबल लिक्विडिटी में, जिस तरह मैंने अभी पहले भी बताया है, कि जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को डिक्रीज़ करके लोन को जो है वो ईजियर बनाएंगी, ताकि जितना ज़्यादा मनी सप्लाई, लिक्विडिटी ज़्यादा जाएगी लोगों के पास, यानी पीपल विल हैव मोर मनी टू स्पेंड, तो वो आराम से सॉफ्टर टर्म्स पे बैंक से इंटरेस्ट ऑन ईजियर इंटरेस्ट रेट्स लेके अपने पास जो है वो लोन्स ले सकते हैं एंड दे कैन स्टार्ट बाइंग क्रिप्टो करेंसीज और अदर काइंड ऑफ एसेट्स। तो चाइना एंड कनाडा एंड यूएसए जो है वो ये 3 बिग इकोनॉमीज़ जो हैं इस तरह से ऑपरेट कर सकती हैं, और अगर ये करती हैं, अगर ये अपने इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन करती हैं, तो डेफिनेटली लोगों के पास ज़्यादा टाइम होगा टू स्पेंड ऑन क्रिप्टो करेंसी, जिसका मतलब ये है कि क्रिप्टो मार्केट में जो बूम है वो आने वाला है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं CFTC की जी, कमोडिटी फ्यूचर एंड ट्रेडिंग कमीशन। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा इदारा है USA का जो कि एक्चुअली कमोडिटीज़ और सिक्योरिटीज़ और फ्यूचर मार्केट को जो है वो कंट्रोल करता है। यहाँ के जो हेड है वो एक न्यू पर्सन जो है हायर हुए हैं फ्रॉम द ट्रम्प अथॉरिटी, या ट्रम्प की जो पर्सनल में से हैं। इनका नाम जो है वो है ब्रायन क्विंटन्स। ये इनको जो है वो ये बेसिकली एक्स कमिश्नर थे CFTC में, यानी इन्होंने पहले भी CFTC में ही एज एन एक्स कमिश्नर काम किया था, मगर अब जो है ये कमिश्नर नहीं बल्कि डायरेक्टर इनको बना दिया गया है। एंड इनके बारे में जो है वो ये स्टांस है, या इनके बारे में ये राय है कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो से रिलेटेड जो है इनको जो है इंटरेस्ट है। उसके अलावा ये क्रिप्टो करेंसी को अंडरस्टैंड भी करते हैं और ये प्रो क्रिप्टो है, यानी क्रिप्टो के फेवर में जो है ये बात करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे होगा जी, ये इनके बारे में आया है कि ये मैसिवली प्रो क्रिप्टो हैं। उसके अलावा इनके पास जो है वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिप्टो फंड इन्होंने मेंटेन करना है, और जो है इन्होंने रिपल, सोलाना और काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स में भी जो है इन्वेस्ट किया है। उसके साथ साथ जो है इन्होंने जो है वो जी BTC और ETH ETF अप्रूवल्स, यानी वो कंपनीज जो ETF अप्रूव करवाना चाह रही थी उनको भी इन्होंने हेल्प आउट किया है, उनके इस प्रोसेस को स्मूथ किया है इनकी जो है मदद से। और उसके साथ साथ जो है जी इन्होंने Web3 के कवर फ़ोटो भी अब लगाया है अपने ट्विटर प्रोफाइल पर। इसका मतलब ये है कि हमें आने वाले टाइम में Web3 प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नज़र आएंगे। तो अब हम देख लेते हैं जी कि इनका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो अपना कैसा है। जिससे मैंने बताया था इन्होंने सोलाना, रिपल और काफ़ी सारे कॉइन्स में भी इन्वेस्ट किया है। उसके साथ साथ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये जो है एथीरियम बुल है, यानी इन्होंने एथीरियम के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। जिसका मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट के पर्सनल या इस तरह के हेड्स जो हैं वो अगर एथीरियम को जो है वो फेवर कर रहे हैं, तो इट इज़ एक्चुअली द टाइम टू रियली थिंक कि क्या हमें एथीरियम में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगेन इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, मगर अगर आप एथीरियम के अंदर जो है इन्वेस्ट करते हैं वो भी इस टाइम में, तो अगेन यू कैन हैव वेरी नाइस रिटर्न्स। मैंने अपनी बहुत सी वीडियोज़ में बताया था कि एथीरियम, सोलाना एंड BTC के प्रेडिक्शंस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं आने वाले टाइम में।
अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि फंक्शन क्या है CFTCs का, और यानी इस ऑर्गेनाइजेशन CFTC का, कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन का, और ये एक्चुअली करते क्या हैं। सो बेसिकली होना क्या है, ये कुछ टोकन्स के ऊपर कुछ नए तरह के लेबल्स डिफ़ाइन हो जाएंगे और उनकी नेचर डिफरेंट हो जाएगी। जिस तरह हम पहले जानते थे कि काफ़ी सारे टोकन्स को एक्चुअली सिक्योरिटीज़ कहा जाता है। सिक्योरिटीज़ यू कैन आप ऐसे कह लें कि सिक्योरिटीज़ किसी भी कंपनी के शेयर्स होते हैं, यानी उसके ऑनरशिप के कुछ ना कुछ एसेट्स होते हैं, ऑनरशिप के कुछ ना कुछ पार्ट्स होते हैं। तो अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो आप वहाँ के सिक्योरिटीज़ बाय कर सकते हैं। लेकिन हम पहले जो CFTC जो ऑर्गेनाइजेशन थी या जो SEC थी, वो काफ़ी सारे कॉइन्स को या टोकन्स को या क्रिप्टो करेंसीज़ को सिक्योरिटीज़ लेबल कर रही थी। लेकिन उन्होंने कहा ये सिक्योरिटीज़ नहीं है। अब बता दूँ कि सिक्योरिटीज़ शेयर्स की तरह होती हैं, जो डेफिनेशन रियल डेफिनेशन है। और अगर हम बात करें जो है इसके अलावा कमोडिटीज़ की, तो कमोडिटीज़ जो है वो एक्चुअली कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि चेंज नहीं होती बल्कि यूज़ की जाती हैं, जैसे गोल्ड हो जाए, कॉपर हो जाए, या मेटल्स हो जाएं, या उसके अलावा जो पेट्रोलियम हो जाए, ये सब जो है कमोडिटीज़ हैं। तो कमोडिटीज़ के अंदर भी कुछ ना कुछ टोकन्स जो हैं वो क्लासिफाई हो जाएंगे। यानी आने वाले टाइम में अगर USA में क्रिप्टो रेगुलेशंस बनती हैं तो ये सब के सब न्यू टोकन्स को नए नए लेबल्स डिफ़ाइन होंगे, जिसकी वजह से जो उनकी प्राइस है वो भी नई तरह से हमें देखने को मिलेगी, या उसके जो ट्रेडर्स हैं उसके अंदर जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है, और प्राइस भी जो है वो चेंज हो सकती है। तो ये ओवरऑल जो है क्रिप्टो मार्केट का सिनेरियो है, और रेगुलेशंस भी जो है वो ऑल्ट कॉइन्स के अगेंस्ट फॉर्मुलेट होने वाली हैं, क्योंकि द हेड ऑफ क्रिप्टो इज़ अ न्यू पर्सन, और ये ख़ुद भी क्रिप्टो को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। So that is it for today's video. I hope you like it. And if you don't understand what I'm saying, तो आप जो है अपनी suggestions दे सकते हैं, so I can make it more comprehensible for you people. तो इसमें जो key takeaways ये हैं before I end the video, वो ये हैं कि आप जो है Ethereum के अंदर ज़रूर इन्वेस्ट करें, सोलाना, रिपल एंड लाइट कॉइन में भी जो है इन्वेस्ट करें। इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस ऑल्दो, बट फिर भी अगर आप इसको रख सकते हैं, आप रिसर्च करें, थोड़े से अपने एनालिसिस करें, और उसके बाद आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। दीज कैन गिव यू वेरी नाइस रिटर्न्स। सो आई होप आई मेड द वीडियो that can make your crypto portfolio grow in a good direction, or it can go green. So before I end, I have a request to watch it till the end. इसको like कर देना, subscribe भी कर देना. Have a good one.